हेडिंग डालिए DBMS लैंग्वेज, यानी 1 मिनट, हेडिंग डालिए स्कीमा एंड इंस्टांस। हेडिंग दीजिए सब लोग स्कीमा एंड इंस्टांस। स्कीमा एंड इंस्टांस, ये मेन हेडिंग डालिए और इसके अंदर लिखिए स्कीमा। इसके अंदर पहला लिखिए स्कीमा। लिखिए स्कीमा डिस्क्राइब, स्कीमा डिस्क्राइब the physical structure, the physical structure of database, the physical structure of database or table where we can store, Sir, repeat again, sir. लिखाए schema describe the physical structure of database or table where we store a number of records, full stop। लिखिए स्कीमा। बेस और टेबल, उसके बाद क्या परेशानी है? क्या आवाज नहीं आ रहा है मेरा? सर सबका म्यूट कीजिए ना, घड़ आवाज आता है। सबका म्यूट कीजिए। सर बेस और टेबल के बाद क्या बोले? चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए। हम लिखा है डेटाबेस डिस्क्राइब, डेटाबेस नहीं, स्कीमा डिस्क्राइब, बार बार बोलना पड़ेगा तो कंफ्यूज करेंगे। स्कीमा डिस्क्राइब द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस और टेबल where we store number of records, full stop। अब लिखिए आगे, लिखिए स्कीमा contains various columns with their different format, विथ के बाद क्या बोल रहे हैं? with their different format and integrity constant, फुल स्टॉप। देखिए हम हेडिंग डाले स्कीमा और इंस्टांस। देखिए डेटाबेस का ये दो मेजर कंपोनेंट है, स्कीमा और इंस्टांस। हम बताए स्कीमा डिफाइंस द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, स्कीमा डिफाइंस द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस और टेबल, यानी स्कीमा एक्चुअल में डेटाबेस के फिजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, टेबल के फिजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है जिसमें आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को स्टोर करेंगे। हम बतलाए कि स्कीमा के अंदर हम अलग अलग कॉलम्स को डिफाइन करते हैं, अलग कॉलम के फॉर्मेट्स को, और किस कॉलम पर कौन सा इंटीग्रिटी कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, ये सब चीज हम मेंशन करते हैं स्कीमा में। देखिए इसको एग्जांपल यहां थोड़ा देखिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप स्टूडेंट का एक डेटाबेस बनाना चाहते हैं
या कोई भी डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक स्कीमा तैयार करना होगा। जैसे मान लीजिए हम एक स्टूडेंट नेम का डेटाबेस बनाना चाहते हैं, तो देखिए हमको पहले उसका स्कीमा डिफाइन करना होगा। स्कीमा किसका? स्टूडेंट डेटाबेस का, स्टूडेंट डेटाबेस का। और हम क्या बोले कि स्कीमा किसको बोलते हैं? डेटाबेस के फिजिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम डेटा को किस तरीके से किस फॉर्मेट में स्टोर करेंगे ये। तो देखिए जैसे डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल क्रिएट करना होगा, एक टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा, यानी डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा, जिस स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग कॉलम होगा। जैसे स्टूडेंट का डेटाबेस है तो स्टूडेंट का सबसे पहले रोल दिए, इसी तरह से स्टूडेंट का नेम दे दिए, अब स्टूडेंट का सपोज कोर्स दे दिए और स्टूडेंट का फी दे दिए। तो देखिए ये जो आप स्ट्रक्चर तैयार किए, अब इस स्ट्रक्चर में आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड को होल्ड करेंगे। तो अभी जो ये स्ट्रक्चर फिजिकल स्ट्रक्चर तैयार हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? स्कीमा बोलेंगे। ये स्कीमा है किसका? स्टूडेंट डेटाबेस का। यानी ये टेबल का फिजिकल स्ट्रक्चर है जो ये डिफाइन करता है कि इसमें रिकॉर्ड किस फॉर्मेट में स्टोर होगा। तो देखिए रिकॉर्ड किस फॉर्मेट में स्टोर होगा? रोल, नेम, कोर्स और फी के फॉर्मेट में। हम बताए ये अलग अलग कॉलम को डिफाइन करता है और साथ ही कॉलम पर यूज होने वाले इंटीग्रिटी कांस्टेंट को, हम इंटीग्रिटी कांस्टेंट का बाद में चर्चा करेंगे। अलग अलग तरह का इंटीग्रिटी कांस्टेंट यूज करते हैं, जैसे प्राइमरी की, नॉट नल, यूनिक, ये सब तो हम आगे चलते ये सब बताएंगे। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट डेटाबेस में रोल नंबर क्या होगा? यूनिक होगा, तो हम इसको सपोज डिफाइन कर दिए यूनिक। नेम क्या होगा? हर स्टूडेंट का नेम निश्चित रूप से होगा, तो सपोज हम इसको डिफाइन कर दिए नॉट नल। ये इंटीग्रिटी कांस्टेंट डिफाइन करने का मतलब होता है कि किसी कॉलम के लिए रूल्स को इन्फोर्स करना। जैसे अगर हम इस रोल को यूनिक डिफाइन कर दिए तो इस फील्ड में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू आप नहीं डाल सकते, हर हाल में इस फील्ड में यूनिक वैल्यू डालना होगा। नेम को नॉट नल कर दिए, इसका मतलब आप इस कॉलम को कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते, हर हाल में इसमें कोई ना कोई वैल्यू डालना ही होगा। तो यही आपके सामने जो बना हुआ है टेबल का स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं स्कीमा। यही है डेटाबेस का फिजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाला स्कीमा। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? नो सर। नो सर। ये फॉर्मेट बना लीजिए जो हम एग्जांपल बोर्ड पर लिखे हैं, इसको बना लीजिए और उसके बाद लिखिए सेकंड में इंस्टेंस, सेकंड में इंस्टेंस लिखिए, लिखिए नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, number of records stored in a schema, stored in a schema in appropriate format, appropriate format called instance, called instance। देखिए हम स्कीमा के अंदर जो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में, मतलब जैसा स्कीमा का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हम स्टोर करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? इंस्टेंस बोलते हैं। जैसे अभी देखिए आपके सामने जो ये फिजिकल स्कीमा हम डिफाइन किए, अब हम इसमें अलग अलग स्टूडेंट के रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे। तो रिकॉर्ड को कैसे स्टोर करेंगे? जैसे ये स्कीमा है, अब इसमें रिकॉर्ड हम स्टोर कर रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं स्टूडेंट का रोल नंबर 101, नेम लिखे अमित, कोर्स लिखे सपोज बीसीए, फी 6500, इसी तरह 105 प्रकाश बीसीए 6000, इसी तरह से 109 अमन एमसीए सपोज 8500, और इसी तरह से 114 सपोज विकास एमसीए 9500। तो देखिए ये जो अब इस डेटाबेस के अंदर, इस स्कीमा के अंदर जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हम स्टोर किए हैं, ये यही क्या कहलाएगा? इंस्टेंस कहलाएगा।
ये इंस्टेंस है किसका, स्टूडेंट डेटाबेस का। यानी इस स्कीमा में जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हम स्टोर किए ये कहलाया स्टूडेंट डेटाबेस का इंस्टेंस। तो आप समझ गए जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्कीमा है, जबकि उस फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हम स्टोर किए ये उसका इंस्टेंस कहलाया। ठीक है, अब देखिए स्कीमा और इंस्टेंस समझ गए, ये आपके सामने डेटाबेस का स्ट्रक्चर है। अब देखिए डेटाबेस में ये जो एक एक है इसको हम एक एक कॉलम बोलते हैं। ये क्या है, कॉलम है, या इसको हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं या एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ये डेटाबेस का एक एक कॉलम है या एक एक एट्रीब्यूट्स है, जबकि ये जो आपके सामने इंस्टेंस है इसको हम एक एक रो बोलेंगे या रिकॉर्ड बोलेंगे या टपल्स बोलेंगे, टपल बोलेंगे। समझ गए? तो अब डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है जो स्कीमा और इंस्टेंस से बना होता है। पहले हम फिजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं और उसके बाद उसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को, उसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को असाइन करते हैं। समझ गए? तो स्कीमा और इंस्टेंस सब लोग समझ गए। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए डीबीएमएस लैंग्वेज। नेक्स्ट हेडिंग डालिए डीबीएमएस लैंग्वेज। लिखिए डीबीएमएस लैंग्वेज स्लैश डाल के स्टेटमेंट कर दीजिएगा। डीबीएमएस लैंग्वेज या उसी को स्टेटमेंट बोलते हैं। लिखिए लिखिए डीबीएमएस प्रोवाइड्स four types of statements. DBMS provides four types of statements to perform different fundamental operations. To perform different fundamental operations on the database. और समझिए, देखिए हम बताए कि डीबीएमएस चार तरह का अलग अलग स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से आप डेटाबेस पर डिफरेंट फंडामेंटल ऑपरेशन कर सकते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट लिखिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फर्स्ट लिखिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ब्रैकेट में लिखिए डीडीएल। सेकंड में लिखिए डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ब्रैकेट में लिखिए डीएमएल। थर्ड में लिखिए ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ब्रैकेट में लिखिए टीसीएल। और फोर्थ में लिखिए डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ब्रैकेट में लिखिए डीसीएल। तो देखिए हम डीबीएमएस में ये चार तरह का स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल और डीसीएल। हम चारों के बारे में जानेंगे। लिखिए फर्स्ट लिखिए डीडीएल। लिखिए डीडीएल स्टेटमेंट यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL statement is used to define the physical structure of database.
फुल स्टॉप लिखिए, लिखिए इट ऑल्सो मॉडिफाई द structure of database, full stop। एक लाइन और लिखिए, लिखिए we can say that DDL statement perform any schema based operation, performed any schema based operation, full stop। देखिए हम बताए पहला DDL, जैसा कि इसका नाम ही है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी इसके हेल्प से हम DBM डेटाबेस के फिजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। और फिजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का मतलब क्या? स्कीमा को डिफाइन करना, यानी डेटाबेस के स्कीमा को डिफाइन करने या स्कीमा को मॉडिफाई करने के लिए हम DDL स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। आप एक लाइन में इतना समझिए कि वैसा कोई भी कमांड या स्टेटमेंट जो डेटाबेस के स्कीमा को अफेक्ट करता हो किसी भी तरीके से, वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? DDL स्टेटमेंट। यानी वैसा कोई भी कमांड या स्टेटमेंट जो डेटाबेस के स्कीमा को अफेक्ट करता हो वो कहलाता है DDL स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे हम लोग नॉर्मली इस DBMS के अंदर आपको पढ़ना है SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में SQL में DDL स्टेटमेंट कौन सा होता है, यानी डेटाबेस के फिजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम कौन कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं। देखिए बेसिकली हम लोग फिजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए 3 स्टेटमेंट यूज करते हैं। पहला क्रिएट, दूसरा क्रिएट टेबल, लिख दीजिए क्रिएट टेबल, दूसरा अल्टर टेबल और तीसरा ड्रॉप टेबल। देखिए क्रिएट टेबल से हम डेटाबेस को टेबल को क्रिएट करते हैं, यानी स्कीमा डिफाइन करते हैं। अल्टर टेबल से स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं, अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं। और ड्रॉप टेबल से उस स्कीमा को ड्रॉप करते हैं, डिलीट करते हैं। यानी डेटाबेस के फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ अगर डिलीट करना हो तो उस केस में हम ड्रॉप टेबल का इस्तेमाल करेंगे। अगर फिजिकल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना हो तो अल्टर टेबल कमांड, और अगर स्कीमा को डिफाइन करना हो, बनाना हो तो इसके लिए क्रिएट टेबल कमांड। तो नॉर्मली ये तीन बेसिक कमांड कहलाता है DDL स्टेटमेंट। ये तीनों ही क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप तीनों ही डेटाबेस के स्कीमा को अफेक्ट करता है और इसलिए ये कहलाता है DDL स्टेटमेंट। एग्जांपल लिख लिए। अब सेकंड लिखिए DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। लिखिए द स्टेटमेंट which is used to manipulate the records of database called DML statement। लिखिए it means सर फिर से बोलिए। Sir, manipulate the records. records of database called DML statement। लिखिए it means the statement or commands
which affects on the instance of database called DML। और समझ लीजिए, देखिए हम अप्लाई की वैसा स्टेटमेंट जिसका इस्तेमाल हम डेटाबेस में जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है उस नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करने के लिए जिस स्टेटमेंट का, जिस कमांड का इस्तेमाल करेंगे दैट इज कॉल्ड DML। हम बताए एक लाइन में आप बोल सकते हैं कि वैसा कमांड या वैसा स्टेटमेंट जो डेटाबेस के इंस्टेंस को अफेक्ट करता हो। हम अभी दो चीज बताए, स्कीमा और इंस्टेंस। तो जो डेटाबेस के इंस्टेंस को अफेक्ट करता हो वो कहलाएगा DML स्टेटमेंट। यानी डेटाबेस में जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है उसको ऑपरेट करने के लिए जो कमांड हम इस्तेमाल करेंगे वो कहलाएगा DML स्टेटमेंट। और इसके लिए बेसिकली जैसे डेटाबेस में रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड यूज करते हैं, एग्जांपल में लिख लिया कीजिएगा। इसी तरह डेटाबेस में रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं और डेटाबेस से रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों ही एग्जांपल किसका है? DML स्टेटमेंट का, क्योंकि ये तीनों ही इंस्टेंस को अफेक्ट करता है, स्कीमा को नहीं। जैसे इंसर्ट से आप डेटाबेस अगर स्कीमा बना हुआ है तो उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। उस रिकॉर्ड में से अगर किसी में अपडेशन करना है, किसी का नेम चेंज करना है, किसी का फी चेंज करना है तो उसके लिए अपडेट कमांड यूज करेंगे। और डिलीट से डेटाबेस से रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। समझ गए? तो ये कमांड कहलाता है DML। एग्जांपल लिख लीजिएगा। और अब तीसरा लिखिए TCL स्टेटमेंट। TCL स्टेटमेंट लिखिए नॉर्मली DBMS application is buffered based application सर फिर से बोलिएगा। रिपीट करते हैं हम, फिर से सुनिए। हम लिखाए कि नॉर्मली DBMS इज बफर बेस्ड एप्लीकेशन, बफर्ड BUFFERED, बफर्ड बेस्ड एप्लीकेशन and consider any operation as a transaction, any operation as a transaction। लिखिए normally these transactions are temporary। Normally these transactions are temporary। full stop। लिखिए to handle these transaction या to control these transaction comma we use TCL statement, TCL transaction control language, we use TCL statement। और सब लोग समझिए। देखिए हम बताएं कि नॉर्मली जो DBMS एप्लीकेशन होता है वो भी बाकी एप्लीकेशन की तरह एक बफर्ड बेस्ड एप्लीकेशन होता है। मतलब करंट में जो भी ऑपरेशन होता है डेटाबेस पर, जैसे डेटाबेस में रिकॉर्ड को इंसर्ट किए, अपडेट किए या डिलीट किए, तो जो कोई भी ऑपरेशन करते हैं करंट में वो उस ऑपरेशन को, डेटाबेस पर होने वाले किसी भी तरह के ऑपरेशन को हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और ये ट्रांजैक्शन नॉर्मली टेम्पोररी होता है। जैसे मान लीजिए कि MS वर्ड का आप कोई फाइल ओपन करते हैं और उसमें 4 लाइन लिखते हैं, तो जो अभी लिखे हैं वो क्या है? टेम्पोररी है।
अगर आप एमएस वर्ड को बंद कर देते हैं तो वो जो 4 लाइन लिखे खत्म हो जाएगा, यानी आपको उसको सेव करना होगा। तो हम वही बताए कि जो ट्रांजैक्शन डीबीएमएस एप्लीकेशन में होता है वो भी टेम्पोररी होता है। अब उस ट्रांजैक्शन को परमानेंट करना है या उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल करना है या उस ट्रांजैक्शन को पार्शियली परमानेंट करना है, पार्शियली कैंसिल करना है, इस सब के लिए, इस सब चीज को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटमेंट, जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है टीसीएल स्टेटमेंट, मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज स्टेटमेंट। देखिए नॉर्मली इसके लिए हम 3 स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के लिए। कौन कौन सा? पहला होता है कमिट, दूसरा होता है रोल बैक और तीसरा होता है सेव पॉइंट। ये 3 स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कमिट का इस्तेमाल हम ट्रांजैक्शन को परमानेंट करने के लिए करते हैं। जैसे आप एमएस वर्ड में कुछ टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद उसको सेव करते हैं ताकि वो परमानेंट हो जाए, ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि जैसे डेटाबेस में 2 रिकॉर्ड को अपडेट आप किए या 2 रिकॉर्ड को डिलीट किए, तो ये एक्चुअल में क्या है? टेम्पोररी है। अपडेशन या डिलीशन क्या हुआ? टेम्पोररी हुआ। अगर उसको आप परमानेंट करना चाहते हैं तो उसके बाद आपको कमिट फाइल करना होगा। जब कमिट स्टेटमेंट यूज करेंगे तभी वो ट्रांजैक्शन परमानेंट होगा। दूसरा रोल बैक, जैसे मान लीजिए कि डेटाबेस में 5 रिकॉर्ड को आप डिलीट कर दिए और अब आपको लगता है कि नहीं, वो रिकॉर्ड जो डिलीट किए वो गलत है, उसको वापस लाना है, तो आप उसको रोल बैक कर सकते हैं। यानी रोल बैक करके पिछले ट्रांजैक्शन को आप कैंसिल कर सकते हैं, जैसे एमएस वर्ड में अनडू करते हैं। और तीसरा सेव पॉइंट, सेव पॉइंट से ट्रांजैक्शन को पार्शियल कर सकते हैं, मतलब पार्ट वाइज डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 2 रिकॉर्ड अपडेट किए और 2 रिकॉर्ड डिलीट किए, अब अगर आप यहां कमिट फाइल करेंगे तो दोनों ऑपरेशन परमानेंट हो जाएगा, या रोल बैक फाइल करेंगे तो दोनों ऑपरेशन रोल बैक हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर आप चाहते नहीं एक परमानेंट हो जाए और एक कैंसिल हो जाए, इसके लिए सेव पॉइंट बनाते हैं। जैसे सेव पॉइंट 1 बना लिए और सेव पॉइंट 2 बना लिए। अब अगर हम कमिट करते हैं S1 को तो सिर्फ ये कमिट होगा, या कमिट करते हैं S2 को तो सिर्फ ये कमिट होगा, या रोल बैक करते हैं S1 को तो सिर्फ ये रोल बैक होगा, और अगर रोल बैक करते हैं S2 को तो ये रोल बैक होगा। समझ गए? तो अगर ट्रांजैक्शन को पार्शियली कमिट या पार्शियली रोल बैक करना है तो इसके लिए हम सेव पॉइंट क्रिएट करते हैं। तो सब लोग समझ गए होंगे टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज? यस सर, यस सर। तो इसके लिए भी हम लोग 3 स्टेटमेंट यूज करते हैं, अपडेट, ये कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। एग्जांपल लिखते जाइएगा। अब लिखिए 4th में डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और लिखिए एक लाइन इसके बारे में, लिखिए डीबीएमएस, लिखिए डीबीएमएस is normally worked, DBMS is normally worked in multi-user environment, normally worked in multi-user environment, multi-user environment, hence there must be a proper security to control the accession of data, control the accession of data, full stop। लिखिए फिर से, लिखिए टू कंट्रोल द accession of, क्या फिर से रिपीट करिए सर। अब हम भूल गए, अब उस लाइन को छोड़ दीजिए, बाद में आप मिलाइएगा। लिखिए फुल स्टॉप बाद, टू कंट्रोल द एक्सेशन ऑफ डेटा, एक लाइन जगह छोड़ दीजिए, बाद में मिलाइएगा। लिखिए टू कंट्रोल द एक्सेशन ऑफ डेटा वी यूज DCL स्टेटमेंट, DCL स्टेटमेंट, मतलब DCL का मतलब डेटा कंट्रोल
डीबीएमएस के फीचर्स में ही बताए कि डीबीएमएस नॉर्मली मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में काम करता है, यानी सर्वर में एक जगह डेटाबेस रहता है और उसको अलग अलग क्लाइंट अलग अलग मशीन से डेटाबेस को हैंडल करता है। तो चूंकि मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में काम करने वाला एप्लीकेशन है जहां एक रिसोर्स का कई यूजर है, तो ऐसे सिचुएशन में एक प्रॉपर सिक्योरिटी का होना अनिवार्य है कि कौन सा डेटा कौन एक्सेस करेगा या कौन एक्सेस नहीं करेगा, इस पर कंट्रोल होना जरूरी है। और इसी को कंट्रोल करने के लिए, यानी डेटा एक्सेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जिस स्टेटमेंट का, जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी डीसीएल स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए नॉर्मली एसक्यूएल में डेटा को कंट्रोल करने के लिए हम दो तरह का स्टेटमेंट यूज करते हैं, दो तरह का कमांड इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सा? पहला ग्रांट और दूसरा रिवोक। ग्रांट और रिवोक। देखिए ग्रांट कमांड यूज करके आप किसी डेटाबेस या किसी रिसोर्स का परमिशन, प्रिविलेज किसी यूजर को दे सकते हैं और रिवोक यूज करके वो प्रिविलेज वापस ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक्स में और एक्स यूजर है और इसमें एक ए नेम का डेटाबेस बनाया। अब आप चाहते हैं, आपका एक फ्रेंड वाई है, आप चाहते हैं कि ये डेटाबेस वाई भी यूज कर सके, तो इसके लिए जरूरी है कि आप ए को एक्सेस करने का प्रिविलेज ग्रांट करें, किसको? वाई को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटाबेस आपका फ्रेंड वाई भी यूज करे, तो इसके लिए ग्रांट कमांड यूज करके हम इस रिसोर्स को एक्सेस करने का प्रिविलेज किसको देंगे? वाई को। और इस तरह से ग्रांट कमांड से आप परमिशन दे दिए किसको? वाई को, और अब वाई भी आपके डेटाबेस ए को एक्सेस कर सकता है। लेकिन मान लीजिए आगे चल के आपका फ्रेंड वाई उस डेटाबेस में छेड़छाड़ करना शुरू किया, अब आपको लगता है कि उसको प्रिविलेज नहीं देंगे, वापस ले लेंगे, तो आप रिवोक कमांड यूज करके जो प्रिविलेज परमिशन उसको दिए हैं वो प्रिविलेज फिर वापस ले सकते हैं। समझ गए? तो इस तरह से डेटा को कंट्रोल करने के लिए हम दो स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट से हम अपने रिसोर्स का प्रिविलेज किसी दूसरे यूजर को ग्रांट कर सकते हैं, दे सकते हैं, जबकि रिवोक से वो परमिशन जो हम पहले दिए हैं उस परमिशन को वापस ले सकते हैं। कोई दिक्कत किन्हीं को समझने में? नो सर। नो सर। प्रॉब्लम हो किन्हीं को तो बताइए। हम चारों स्टेटमेंट बता दिए, टीडीएल, डीएमएल, टीसीएल और डीसीएल। चारों समझ गए सब लोग? यस सर। चलिए समझ गए तो एक दो बात समझिए सब लोग। देखिए ऑनलाइन क्लास है, इसका अपना एक लिमिटेशन तो है ही। आप क्लास के अंदर जैसे मतलब एक्चुअल जो क्लास होता है वैसे आप चाहिएगा। जैसे कभी कभी आप बार बार स्टूडेंट बीच में बोलते हैं सर छूट गया, दोबारा बोलिए, तिबारा बोलिए। ठीक है हम बोलते हैं, लेकिन अब ये संभव नहीं है कि एक ही चीज को हम 5 बार बोलें, और एक चीज जो हम बोल रहे हैं वही एक मतलब एक स्टूडेंट को अच्छे से सुनाई पड़ेगा, दूसरे को अच्छे से नहीं सुनाई पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क इशू है। अगर जिसका नेटवर्क कमजोर है उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना भी सीखना होगा। जैसे अगर एक आध लाइन कभी छूट जाए तो उसको आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ के बाद में लिख सकते हैं। और उस सबसे बेहतर तो हम सबसे आसान चीज हम ये करते हैं कि आपका जो भी क्लास हम लेते हैं उसका रिकॉर्डिंग आपको भेज देते हैं। बात समझ रहे हैं? यस सर। क्लास का हम ग्रुप में भेजे थे ना? यस सर। हाँ, तो क्लास का रिकॉर्डिंग हम ग्रुप में भेज देते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो उस रिकॉर्डिंग को दोबारा देख करके देखिए। डायरेक्ट व्हाट्सएप पर वो इतना बड़ा रिकॉर्डिंग नहीं जा सकता है, इसलिए हम उसको पहले यूट्यूब पर डालते हैं और उसके बाद आपको लिंक भेज देते हैं ताकि आप अपना जरूरत पड़ने पर उसको देख सकें। ठीक है, ऐसे भी यूट्यूब पर हम इसलिए डालते हैं कि अगर किसी का डाल दिए तो बाकी सारा स्टूडेंट, बहुत सारा कॉलेज का है, अपना जिसको मन होगा वो निकाल के उसको देख सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो हम रिकॉर्डिंग यूट्यूब भेजते हैं उसको अपना सब्सक्राइब कर लीजिए, या उसको जो करना है कॉपी या कुछ कर लीजिए, ताकि जो भी रिकॉर्डिंग हम डालें वो आपको दिखते। जरूरी नहीं है डीबीएमएस का, हम बाकी भी सारे पेपर्स का डालते हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर का, C++ का, जावा का, सी का,
सारा रिकॉर्डिंग उस पर हम डालते हैं, ऑनलाइन क्लास का रिकॉर्डिंग, जहां जहां भी जो जो क्लास चल रहा है सबका रिकॉर्डिंग डालते हैं। तो आपको अपना जो भी जरूरत होगा उससे आप देख सकते हैं।